बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो ज़ाहिर एक बरकत वाला दिन है, ये दिनों का सरदार है और हम आपके लिए इस दिन हदीयतन लेकर आते हैं कोई ऐसा एक प्रोफेशनल तिब की दुनिया से जिसको कि आप अदरवाइज़ तो चाहें, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वैसे आपको महीनों लगते हैं अगर आप बाहर के ममालिक में, पाकिस्तान में आपको कई दिन लगते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक हदिये के तौर पे और सदका जारिया के तौर पे और जुमे की बरकत की वजह से हम वो साथी आपके सामने लाते हैं और हम आपको कहते हैं जनाब आप कॉल करें, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है और आप अपना जो भी मसला हो वो डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा, आम लफ्ज़ों में इसको कहते हैं शुगर हो गए, मैंने शुगर हो गई है, डायबिटीज़ के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको शक है या आपका कोई सवाल है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर अली रज़ा नकवी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब से मेरा तारुफ जो है वो हुआ जनाब फेज़ 6 के अंदर प्राइम हेल्थ हब के अंदर, जहाँ पे मुझे जाके पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ ये बताना कि आपको डायबिटीज़ है ये काफ़ी नहीं है, उसके साथ 36,000 और टेस्ट भी हैं जिसका डेटा डॉक्टर साहब के पास जाएगा तो डॉक्टर साहब फिर बताएंगे कि जनाब अब क्या करना है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना एक डायबिटीज़ के पेशेंट को, वो ये है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको डायबिटीज़ है। उसको कई सालों बाद पता चलता है या जब तक पेशाब में कीड़ियाँ इकट्ठी ना होनी शुरू हो जाएं तो वो समझ नहीं आती। क्या सिम्टम्स हैं कि पता चले कि ये डायबिटिक हो सकता है या है? बिलाल भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, बात यह कि डायबिटीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है, साइलेंट है बिल्कुल, इसमें पता नहीं चलता। जिस तरह जो ब्लड प्रेशर है अगर हम उसको चेक ना करें तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। इसी तरह डायबिटीज़ में भी बिल्कुल नहीं पता चलता। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत से लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं किसी और वजह से, वहाँ उस वक्त हमें डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। जी आपकी तो शुगर बहुत हाई है। अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है, उनकी ब्लड शुगर चेक करें तो वो 400 मिलीग्राम और इस तरह की 500 तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये चूँकि एक साइलेंट डिजीज़ है, इसमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपकी जो हाई ब्लड शुगर है एक लंबे अरसे तक इसी तरह रहे तो फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें एक सिम्टम तो है फिर वो वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं पेशेंट, और उसके साथ ऑस्मोटिक सिम्टम्स, यानी कि उनको प्यास बहुत लगती है, उनकी यूरिनेशन ज़्यादा होती है और वो बहुत टायर्ड और लेथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी उनमें बिल्कुल नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मोटे और लोगों को डायबिटीज़ क्यों होती है? जो मोटे लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ठीक है। जो मोटे लोग होते हैं, ओबेसिटी, ये मेजर रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। अब ये जितने भी हम इनको कहते हैं CKM सिंड्रोम, यानी कि ये कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें होता ये कि जो ओबीज़ लोग होते हैं उनको उनके जो डिपोसाइड फैट सेल्स ये सबसे पहले तो स्वेल अप होते हैं, फिर इनमें एट्रोफी हो जाती है और फिर ये बस्ट करते हैं और आपकी बॉडी में जितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए जो डायबिटीज़ का पेशेंट है या ओबेसिटी का पेशेंट है उनको ओबेसिटी, डायबिटीज़, उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, ये सारे ऑलमोस्ट एज अ पैकेज आते हैं और इकट्ठे आते हैं। और ये सारे जब तक सामने ना आए पेशेंट को देखना मुश्किल है और ये साइलेंट होते हैं। अब हाई कोलेस्ट्रॉल से आपको सिम्टम्स तो नहीं आएंगे ऐसा, जब तक अल्लाह ना करे आपको कोई हार्ट डिजीज़ ना हो जाए। ठीक है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मली सिम्टम्स नहीं आते जब तक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाए। अगर आपका 150, 170, इस पर अक्सर लोगों को आमतौर पर कॉलर्स ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे पाँव के अंदर या तो सूजन हो गई है या सुइयाँ चुभती हैं, क्या ये किसी चीज़ का सिम्टम होता है? बिल्कुल। जैसे डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो एक तो ब्लड वेसल्स को नैरो करती हैं, इसी तरह वो नर्व डैमेज भी करती हैं। अच्छा। और जब वो नर्व डैमेज करती है तो इसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी। तो डायबिटीज़ की वजह से जो न्यूरोपैथी होती है उसकी वजह से आपको नमनेस, जैसे पिन्स एंड नीडल्स, सुइयाँ चुभनियाँ पाँव में, ये सारी अलामत डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। तो जो फूल जाते हैं वो क्यों फूलते हैं पाँव? जो फूल जाते हैं, अगर आपकी डायबिटीज़ की वजह से किडनी में अफेक्ट होना शुरू हो जाए और किडनी में प्रोटीन्स आना शुरू हो जाएं,
तो उसकी वजह से जो आपके जो स्वेलिंग है, जो अडीम है, वो पाँव पे हो सकता है। इसी तरह अगर डायबिटीज़ की वजह से कोई लिवर इफेक्ट हो जाए, जैसे फैटी लिवर और डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मली ये साइड बाय साइड ही होते हैं, तो उससे अगर लीवर की वजह से फाइब्रोसिस या इस तरह की स्टेजेस भी आ जाएं, तो उसमें भी हमारे जो पाँव हैं वो पेशेंट के फूल सकते हैं और अदीमा हो सकता है। तो ये सिम्टम्स अगर नज़र आए तो बिल्कुल। लेकिन अगर फैमिली में डायबिटीज़ हो तो फिर भी चांस होता है? देखिए, जो फैमिली में डायबिटीज़ है ना, वो तो अब आपको आई एम श्योर के आप जानते होंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रेवलेंस के एतबार से नंबर 1 पे है। क्या जी? जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है उसमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है। मतलब ये कोई नंबर 1 आना खुशखबरी नहीं है भाई, नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये गंदी बात है। हाँ, और 32% लोगों को डायबिटीज़ पाकिस्तान में 32%, हर तीसरे शख्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें, जो बहुत से लोग हैं वो अनडायग्नोज्ड हैं, उनको पता ही नहीं है उनको, यानी कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा। तो आप ये देखें, हर फैमिली में, मतलब मैं तो ज़्यादा क्लिनिक करता हूँ, मैं जानता हूँ पेशेंट्स में हर फैमिली में डायबिटीज़ के लोग हैं। तो फैमिली हिस्ट्री ऑब्वियसली वेरी रेलेवेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन अब चूँकि इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस हो चुकी है, इसलिए हमें, मुझे लगता है कि फैमिली हिस्ट्री तो है ही है, लेकिन फिर भी हमें डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और सारी चीज़ें ज़रूर करानी चाहिए। कितने दफ़ा कराना चाहिए साल में स्क्रीनिंग टेस्ट? लेकिन जो नॉर्मली जब हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उधर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम 40 इयर्स के बाद एक नॉर्मल चेकअप होता है, जिसमें आपके डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और तमाम ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन, LFTs होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अर्ली एज में अराउंड 25, अगर आपका पेशेंट का वेट ज़्यादा है, ठीक है, 25 साल के बाद आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट यंग एज में देख रहे हैं। आई मीन 15, 16 साल के जो बच्चे हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि इसका खाने से भी ताल्लुक है। बिल्कुल खाने से ताल्लुक है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली जो चीज़ें हम खाते हैं, अगर उनसे वज़न पेशेंट का ज़्यादा हो रहा है, वो ओबेसिटी में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये सुनकर भी हैरानगी होगी कि जो नॉर्मल BMI हम रिकमेंड करते हैं, बॉडी मैस, हाँ जी बिल्कुल, बॉडी मैस इंडेक्स, वो 25 है, ठीक है, ठीक। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट में 23 नॉर्मल है, और 23 से ऊपर अगर आपका BMI है तो इसको ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा, और अगर 25 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगा। तो क्योंकि हमारा BMI अगर 23 से ज़्यादा है तो हमें डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हमारे मतलब कि एक पतला आदमी ज़्यादा सेहतमंद है एक मोटे आदमी से, बिल्कुल। और हमारा माशरती तौर पे ये ख्याल बिल्कुल उलट है कि मोटे आदमी को या मोटी औरत को हम देख के कहते हैं कि सेहतमंद, वो सेहतमंद नहीं है, वो रिस्क पे ज़्यादा है और वो बीमार है। जी मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, बिस्मिल्लाह, कहाँ से बात कर रहे हो मुस्तफ़ा? सॉरी, आपकी आवाज़ चली गई। से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ सर। मुस्तफ़ा, टेलीविज़न बंद कर दो, अपने टेलीविज़न को बंद कर दो बेटा, फ़ोन पे बात करो। कर दिया बंद। हाँ जी बोलो। मैंने कुछ शुगर के मतलब पूछना था। पूछो, क्या पूछना था? शुगर कभी तो चेक करते हो, कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कम होती है। बहुत ज़्यादा से मतलब? बस वो सुबह रोजाना क्या कभी तो 350 होती है, कभी बिल्कुल ही नीचे आ जाए 70, 80, 90 पे होती है। अच्छा। तो लगाता हूँ सुबह 30 लगाता हूँ, शाम को 20 लगाता हूँ। अच्छा। एक बात मैंने और करनी है। हाँ। मैं कल भी रब्ता कर रहा था, मुझसे रब्ता ने, एक मेरी बेगम को 8 साल हो गया गए को। अच्छा। तो वो वापस नहीं आ रही, मैं उसको 4-5 दफा लेने गया हूँ। मुस्तफ़ा, बेगम का नाम क्या है? बेगम का नाम क्या है? उसकी गलती है। बेगम का नाम क्या है? बेगम का नाम सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। अच्छा, इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ, मुझे पहले अपनी उम्र बताओ कितनी है? शुगर कभी 300 होती है, 350। उम्र, एज कितनी है तुम्हारी? मैं एक ही सुबह लगाता हूँ, सुबह 30, शाम को 20। इंसुलिन लगा रहे हैं? जी जी। उम्र तुम्हारी उम्र कितनी है? 50 साल, 45 साल, 40 साल? 60 साल। 60 साल। ओके, कोई बात पूछनी डॉक्टर साहब? इनका वजन पूछ लें। वजन कितना है तुम्हारा? वजन है 82-83। कितना? 82-83। 82-83। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, और कोई बात?
बस मेरा पुत्र, अब तूने फ़ोन रखते ना और टेलीविज़न पे सुनना, और बाकी लोगों से दरख्वास्त है कि जब कॉल करें तो टेलीविज़न को बंद करें, क्योंकि टेलीविज़न पे और फ़ोन पे आवाज़ का 6-7 सेकंड का डिस्टेंस आता है, ये ना कीजिएगा। डॉक्टर साहब, सुबह या तो 90 आती है या फिर 300 आती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जैसा कि इन्होंने मुस्तफ़ा साहिब ने बताया कि ये इंसुलिन पे हैं, जी, ठीक है, और इनका वेट 82 है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो इंसुलिन लेने से इनका वेट ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, और इससे फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। जो सुबह आपकी शुगर फ्लक्चुएट करती है, उसे फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हमारी जो बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं, वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो मॉर्निंग में ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और एड्रेनलिन हार्मोन्स, जो कि हमें सुबह उठने में हेल्प करते हैं। इनकी वजह से शुगर भी ज़्यादा हो सकती है, और उसको कम करने के लिए अक्सर लोग इंसुलिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शुगर लो भी हो जाती है। या एक और वजह ये है कि ये अगर रात को इंसुलिन लगा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि रात को ब्लड शुगर ड्रॉप करती है, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ खाते हैं, इसलिए मॉर्निंग में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी तो इनको सजेशन यही होगी कि हमें सबसे पहले इनके जो ब्लड टेस्ट देखने होंगे, और अगर इनके किडनी फंक्शन और LFTs ठीक हैं तो इनको साथ मेडिकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। और ये इंसुलिन के अलावा और ये कॉन्सेप्ट इंतहाई गलत है कि अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो हमने मेडिसिन नहीं लेनी, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो इंसुलिन नहीं लेनी। ये दोनों चीज़ें साथ चल सकते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर हम मेडिसिन से अच्छा कंट्रोल कर लें तो फिर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि इनका वेट 82 किलोग्राम है। अगर हम इनका वेट भी कम कर दें, ऐसी मेडिसिन का इंतखाब करें जिससे वेट भी कम हो जाए, ब्लड शुगर भी बेहतर हो जाए, और उनका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो, तो इन पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत भी नहीं आएगी। हालांकि इंसुलिन ये काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, बिल्कुल 30 काफ़ी ले रहे हैं। तो भाई, ये पहली बात तो ये कि ये सारी जो डॉक्टर साहब ने बात बताई है, ये आपने खुद साइंस नहीं इस पर करनी, आपने डॉक्टर साहब के पास जाना है और फिर जाने के बाद मशवरा लेना है, और जो कहें वो करना है। ये रिस्की चीज़ है कि आप इसके ऊपर अपनी जो है ना वो राय कायम करना शुरू कर दें, ये मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब से आपके पास आपके लोकल डॉक्टर हों वो ठीक है, लाहौर आना चाहें तो डॉक्टर साहब यहाँ पे नकवी साहब अवेलेबल हैं, प्राइम हेल्थ हब फेज़ 6 में है, आप जाइए, मिलिए और अपनी ज़िंदगी का काम आसान कीजिए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि वो इंसुलिन का मैं रेजिस्टेंट हूँ, और वो ठोकी चली जा रहे होते हैं। सो इस पे मशवरा आपको लेना चाहिए। शमसा हमारे साथ हैं। जी शमसा। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी कि बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि हम जब मीठा अवॉइड करते हैं तो अवॉइडिंग द स्वीट इज इनफ टू प्रिवेंट डायबिटीज, लेकिन हम ये भी देख रहे होते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत रेयरली कंज्यूम कर रहे होते हैं शुगर को, लेकिन वो फिर भी डायबिटिक होते हैं। तो वो प्लीज फैक्टर्स मुझे जानने थे कि क्या लाइफस्टाइल और जो स्ट्रेस है या फिजिकल इनएक्टिविटी है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, और उन लोगों को किस तरह डायबिटीज हो जाती है जिनका स्वीट जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। मैंने शमसा ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि मेरी फैमिली के अंदर हैं, जो कि चाय में बिल्कुल मीठा नहीं डालते लेकिन उसके साथ बर्फ़ी खाते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर साहब, मीठा नहीं खाते जो लोग, बिल्कुल भी चाय में भी नहीं लेते, अदरवाइज़ में नहीं खाते, लेकिन खाना तो खाना है ना, जी, वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमने ये क्लैरिफाई करना है कि अगर आप ठीक है, अगर मीठा नहीं खा रहे, यानी कि केक बिस्किट जैसी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना है, अगर आप सुबह दोपहर शाम, जो कि नॉर्मली हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं, उसमें 3-3 4-4 रोटियां खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में चावल है, रोटी है, तो वो मीठा ही है, ठीक है, वो भी मीठे में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल मीठे में कन्वर्ट होती है। अब एक चपाती में तकरीबन 25 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये ये सब कुछ चीज़ें शुगर का ही बायस बनती है। और इसके साथ अगर एक तो बात होगी आपने मीठा नहीं खाना, कार्ब्स आपने लेने ज़रूर हैं लेकिन कम लेने हैं, और मेनली आपने प्रोटीन्स लेनी है। अपनी डाइट में प्रोटीन्स का इस्तेमाल बेहतर रखें, और जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है वो कि हर बंदे को अपने वेट के अतबार से प्रोटीन्स, अगर उनका 100 ग्राम वेट है तो उनको 100 किलोग्राम वेट है तो उनको 100 ग्राम प्रोटीन्स लेनी है। इसी तरह जो रिकमेंडेशन है कि आपने हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसे मैं कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपको ब्रेथलेसनेस हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, पैल्पिटेशन हो, दिल की धड़कन तेज़ हो। ऐसी एक्सरसाइज के साथ आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग हफ्ते में 2 से या 3 दफ़ा करना लाजमी है, जिससे आपका मसल मैस ज़्यादा होगा और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज
डाइट, कार्बोहाइड्रेट आपने देखने हैं, कम खाने हैं, प्रोटीन से अपनी जो अपनी नॉर्मल फूड है उसे रिप्लेस करने हैं। तो इसका मतलब ये शक नहीं करना चाहिए कि मैं मीठा नहीं खाता तो नहीं होगा, वो सारा खाना मीठे में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जो हम नॉर्मली जो फ्रूट्स लेते हैं, अब आप देखें, आप जब भी किसी घर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले जूस ऑफर करते हैं और वो समझते हैं कि बहुत हेल्दी है जी जूस, ये फ्रेश जूस है। अब ये फ्रेश जूस तो है लेकिन निरा शुगर है, ठीक है। आपने जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं जैसे फाइबर्स वो तो छोड़ दिया आपने, ठीक है। और आपने 6-7 आपने ऑरेंजेस का एक जूस बनाया, आप वैसे तो 6-7 ऑरेंजेस नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। ये बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की है, वो हर जगह जाके जब अपने 6-7 आप ऑरेंज नहीं खा सकते, अगर खाएंगे भी तो फाइबर भी होगा ना, तो फाइबर अच्छी चीज़ है, लेकिन आप जूस पी लेंगे तो वो शुगर में कन्वर्ट होगा। जो भी रोटी खाते हैं एहतियात कीजिए, लेकिन मेरा आपको ईमानदाराना मशवरा ये होगा कि खुदा के वास्ते डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके अपने डाइट को प्लान करें कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, ना कम करनी चाहिए ना ज़्यादा। मैं मिसाल दे रहा हूँ इसकी, जो कि ज़ाती मेरी मिसाल है। मैं प्रोटीन को जैसे बहुत कम ले रहा था, अब जितने लेने चाहिए, डॉक्टर साहब ने जब ये मुझे बताया कि जनाब आपने प्रोटीन इतने लेने हैं, तो मुझे पता चला कि मैं उसके 1/10 भी नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जनाब प्रोटीन लेंगे तो किडनीज़ पे लोड पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोटीन नहीं लोगे तो भाई मसल मैस चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो ख्याल रखना है वो ये कि आपने मेरी तरह सारी मशीनें ला के लाउंज में रख के उन पर कपड़े और तौलिए नहीं खुश्क करने, उनको इस्तेमाल करना है। जी फरवा, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा बिलाल भाई, मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि थोड़ा प्री डायबिटिक के बारे में बताएं। हाँ। एक्चुअली मेरा अभी वेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, 85 के करीब है, और थोड़ा सी बॉडी इम्यूनिटी कम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीपी का इशू आ रहा है, ब्लड प्रेशर के लिए अभी 5 mg की मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ने दी है, सॉफ्ट टेस्ट। अच्छा। तो अभी ये है कि अगर हम फीमेल्स हैं, जैसे हमें ऐसी रूटीन में ऐसी क्या चीजें लेनी चाहिए 40+ एज में, ताकि हम इससे बचें, शुगर से, डायबिटीज से बचा जा सके। तो ये है कि शुगर वगैरह तो नहीं हम लेते ज्यादा। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'3" है। तो आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है ना? जी। तो उसकी वजह से मुझे ये है कि इससे अपने आप को कंट्रोल रखिए। वॉक वगैरह करती हूँ लेकिन वो नी में थोड़ा इफेक्ट होता है, उस तरह वॉक नहीं होती जैसे पहले पोटेंशियल से हम कर सकते थे। लड़ाई कर लेती है खामन से ठीक ठाक किस्म की? लड़ाई तो कर लेती है ना, उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ा ना? नहीं। हाँ बस वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो चल सके ना चल सके, लड़ाई कर सकनी है तो लड़ाई कर लें, चलें या ना चलें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों कर दें? बस हम बॉडी से फाइट कर लेते हैं। ये है कि अपनी बॉडी की केमिस्ट्री समझ के उसके अगेंस्ट जो है ना फाइट कर लेते हैं। अच्छी बात की डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की तरफ भी जाएगा। जो है वेट खुद ही बढ़ रहा है, मुझे सिर्फ यही पूछना है कि बेटा ये खुद ही नहीं बढ़ता, ये खुद ही नहीं बढ़ता, ये बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब टैबलेट लेना या शुगर कंट्रोल रखना इस तरह के साथ। अब आपको पता है फैमिली में भी बच्चों के साथ भी थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी हो जाती है। ये अच्छी बात कही, इससे भी होता है। वो आपने कहा ना खुद ही बढ़ जाता है, तो मेरी वालदा को भाई लेकर गया अमेरिका में ना, बॉस्टन से लेकर गया शिकागो जी डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए, वो भी किंग एडवर्ड से थे। तो उन्होंने मेरी वालदा को सिर्फ एक मशवरा दिया सारे टेस्टों के बाद, उन्होंने कहा अम्मा जी तुसी रोटी घट करते हो। तो मेरी माँ भी गाड़ी में बैठी थी, बैठते ही मेरे भाई को कहती कोई होर चंगा या डॉक्टर लब। ये खाने से वजन बढ़ता है भाई, हवा से नहीं बढ़ता। डॉक्टर साहब क्या करें इस वक्त 40 की एज में? देखें बीपी भी बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है। ये बात समझना बहुत लाजमी है कि जो मोटापा है, जो एविडेंस है, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 200 से ज़्यादा डिजीज़ मोटापे की वजह से होती हैं। 200 बीमारियां मोटापे की वजह से हैं। बिल्कुल, और इसका एविडेंस है, इसका ये मैं वैसे बात मतलब राय नहीं है, इसकी एविडेंस है। बिल्कुल एविडेंस है। आप कोई भी डिजीज़ ले लें, आप देखें सिंपल इंडिजेशन यानी कि आपको बदहज़मी से लेके हार्ट अटैक, इवन कैंसर, ठीक है, सब मोटापे के साथ, सब मोटापे की वजह से हो रही है। आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, आपने बस जितनी डिजीज़ है, जैसे उन्होंने बताया आर्थराइटिस का मसला, ये भी मोटापे की वजह से ही है, ठीक है। तो अब इन्होंने करना क्या है कि एक तो बात इनकी ठीक है कि जब एक दफ़ा वेट गेन हो जाए तो उसमें अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना शुरू करें तो मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले बात की कि ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स, ठीक है, जब हमारे, क्योंकि जो फैट सेल्स है, एडिपोसाइट, वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन्स है, ठीक है। तो मोटापे की वजह से कुछ हार्मोन की रेजिस्टेंस हो जाती है। उसमें एक हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन, एडिपोनेक्टिन हार्मोन्स,
और जब इन हार्मोन्स की रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर डायबिटीज़ का रिस्क हो जाता है, और डायबिटीज़ का रिस्क ना भी हो तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तमाम डिजीज़ हो सकती हैं। अब करना क्या है, इन्होंने एक तो अपनी डाइट में देखना है कि इनको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाना चाहिए, ठीक है, और उसमें इन्होंने कोशिश करनी है कि जो अपनी डाइट है वो 50 ग्राम से कम हो, ठीक है। और उसके साथ अगर इनका वेट कम हो जाए तो इनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा, उनको ज़्यादा चांसेस है कि मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। और अब तो ऐसी अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं जो हम इनको हेल्प कर सकते हैं, और इन मेडिसिन की वजह से वेट लूज़ कर सकते हैं, इनका डायबिटीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब ये आपने मशवरा जो लेना है वो ज़रूर, लेकिन डॉक्टर साहब से मशवरा लेने के बाद आपने करना है कि कौन सी मेडिसिन है जो वेट रिड्यूस करती हैं। ये केमिस्ट के पास जाके ना आपने सिर्फ कह के नहीं करना। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कार्ब्स का, ये चावल हैं, आपकी रोटी है, आपकी बेकरी है, ये सारे काम जो है ना ये आपने बेकरी, खैर आपने तो ZERO कर देनी है। ये जो मोटे मोटे अगर खाते हैं बड़े चस्के ले लेकर, ये पिज़्ज़े जो आप खाते हैं ये बंद कर देने हैं। रिक्वायर्ड रोटी सिर्फ खानी है, और वो भी अगर आप जौ की कर लेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन मशवरे के साथ, क्योंकि ये डेंजर जोन है। इस दफ़ा आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। 200 बीमारी, ये रिकॉर्ड की बात है, ये डॉक्टर साहब की राय नहीं है सिर्फ अपनी। 200 बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको सेहतमंद मोटापा मत समझिएगा। डॉक्टर अली रज़ा नकवी हमारे साथ हैं, हम छोटा सा लेंगे वक्फा, डायबिटीज़ पे, शुगर पे करेंगे बात। आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मशवरा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर अली रज़ा नकवी भाई हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बात करेंगे जनाब आपके टेलीफोन कॉल्स पे, और हम ज़्यादातर गुफ्तगू करना चाहते हैं डायबिटीज़ पे, जिसे कि हम कहते हैं कि जनाब शुगर जो है वो हो गई है। जितने भी कॉलर्स हैं, जो भी जहाँ सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर हो जाए तो ब्लड प्रेशर ज़रूर होता है, इसकी क्या वजह है? जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो शुगर है इसमें नॉर्मली जो दूसरी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये अमूमन इकट्ठे ही होते हैं, क्योंकि शुगर का कॉमन जो कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और वो मोटापे की वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूं। ठीक, तो इसलिए तमाम चीज़ें ये इकट्ठी होती हैं। होता कुछ यूँ है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो शुगर की वजह से नैरो हो जाती हैं, ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, और उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा, वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जिसको डायबिटीज़ है उसको कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखना है या वॉच करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर के टारगेट्स हैं वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट में फ़र्क हैं। अच्छा। तो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उनको ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, आपने अक्सर रिपोर्ट देखी होगी कि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंजेस है वो लिखी होती है। तो पेशेंट हमारे पास आता है कि ये मेरी रेंज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि जो डायबिटीज़ एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का, तो इसलिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसके टारगेट डिफरेंट हैं। नॉर्मली हम जो LDL है इसको हम 70 से कम एडवाइस करते हैं जो डायबिटीज़ हो, ठीक है। और अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है या उनके यूरिन्स में प्रोटीन्स आ रही हैं तो ये लेवल 55 से भी कम होना चाहिए। हिरा है हमारे साथ कराची से। जी हिरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, करम अल्लाह का बेटा, हुक्म कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर जो है कैंसर सर्वाइवर हैं। 3 इयर्स पहले उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन अब केमोथेरेपी और ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह का शुक्र है वो नॉर्मल हो गई हैं। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब वो एंटी कैंसर मेडिसिन ले रही है ओरल, जिसकी वजह से उनकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं और उनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन है। अच्छा, शुगर उनकी नॉर्मल रही है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल था, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो है ना इनिशियल शुगर स्टार्ट हो गई है, लास्ट मंथ, सॉरी। तो अब मुझे प्लीज काइंडली बताएंगे कि मैं डाइट प्लान में क्या ऐसी चीज ऐड करूँ जिससे उनकी बोन्स और जॉज भी स्ट्रॉन्ग रहें और मतलब जो है इनकी शुगर भी जो है कंट्रोल में आ जाए, मतलब डायबिटिक ना बने। आपने उनका बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था? जी डॉक्टर, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था उन्होंने। करवाया था, उससे आपको पता चला कि वीक है? जी वीक है, और उन्होंने कहा कि ये एंटी कैंसर जो मेडिसिन है ना जो फेमारा एक ले रही है, उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इफेक्ट होंगे। इनफैक्ट उनकी विजन और उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है उस पर भी इफेक्ट आया है। सही, अब मैं ये है कि इस प्रॉब्लम में थी, मैंने कहा मुझे कोई अच्छी सजेशन अगर मिल जाए तो प्लीज आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे गाइड कीजिएगा इस बारे में।
इनसे ये पूछ लें कि जब इनको कीमोथेरेपी मिली थी जी, तो उस वक्त इन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था? हीरा, आपने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया था? नहीं डॉक्टर साहब, स्टीरॉइड का नहीं किया। डॉक्टर ने हमें बहुत बताया है लेकिन हमने नहीं किया उसका इस्तेमाल। नहीं किया उसका इस्तेमाल। ओके ओके हीरा, आप फ़ोन रख दो और डॉक्टर साहब की बात सुनो। अच्छा, इसमें जैसे इन्होंने बताया कि ये इनकी जो वालिदा है वो कैंसर सर्वाइवल हैं, तो नॉर्मली जब हम कीमो देते हैं तो उसमें 7 स्टेरॉइड्स देते हैं। अच्छा। और लंबे अरसे तक ना भी दें लेकिन 1 हफ्ते के लिए देते हैं, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको स्टेरॉइड्स मिले हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है क्योंकि इसे कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। और फिर जो आपकी कीमोथेरेपी है ये इम्यूनोसप्रेसेंट भी होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से भी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़, ठीक है। तो इसके लिए जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने डेक्सा स्कैन भी कराया है तो उनमें बोन वीक आई हैं। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें दर्द नहीं होती, इसमें पेन नहीं होती, इसमें बोन डेंसिटी कम होती है। अगर बोन डेंसिटी कम होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाए तो फिर दर्द होती है। हाँ, जो स्पाइनल फ्रैक्चर होते हैं वो पेशेंट को पता ही नहीं होता, उनको वेज फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्द होती है। तो एक तो इनका प्रॉपर्ली एक्सरे कराना चाहिए स्पाइन का, या जिधर भी दर्द होती है मेक श्योर कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। फिर डेक्सा स्कैन से इनकी बोन डेंसिटी कितनी है, इनका टी स्कोर क्या है, उसके मुताबिक इनको जो बोन प्रोटेक्शन है वो शुरू करवानी चाहिए। वो क्या चीज़ है बोन प्रोटेक्शन? बोन प्रोटेक्शन एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम विटामिन डी, कैल्शियम के अलावा जो मेडिकेशन वो देते हैं उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। उसमें हम बाज़ दफ़ा हफ्ते में 1 दफ़ा जो मेडिकेशन है बिसफॉस्फोनेट वो देते हैं, बाज़ दफ़ा में साल में 1 दफ़ा इंजेक्शन है वो देते हैं, और अब जो नई ट्रीटमेंट आ चुकी है वो 6 मंथ में 1 इंजेक्शन है। ये बोन प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाता है। रिगार्डिंग डायबिटीज़, देखिए इनको देखना पड़ेगा इनकी शुगर अब क्यों ज़्यादा हो रही है, उसके लिए क्या मेडिसिन ले रही हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि अगर शुगर ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए ऑब्वियसली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और हमने मेक श्योर करना है कि अगर इनके किडनी फंक्शन ठीक है, इनके LFTs ठीक है, और हमने वो टारगेट अचीव करने हैं जो कि रिकमेंडेड है, ब्लड प्रेशर के टारगेट, कोलेस्ट्रॉल के टारगेट, और इसी तरह यूरिन में अगर प्रोटीन्स आ रही हैं तो उसको कम करने जो सर्वाइवर हो कैंसर का वो ज़्यादा एट रिस्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि इसकी जो मेडिसिन है, इन मेडिसिन की वजह से रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। वो आमतौर पे कहते हैं ना कि वो बाथरूम में अम्मा गिर गई तो हड्डी टूट गई, वो तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने कहा भाई ये बिल्कुल रिवर्स है, ये एक्चुअली हड्डी टूटी थी और फिर वो गिरी थी। सो वो ये जो बोन डेंसिटी टेस्ट है ये मेरे बच्चे ये बहुत कम लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने तजर्बा किया है अली रज़ा नकवी के साथ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू नो कि आपका जो बोन डेंसिटी है वो ठीक है, ताकि आप उसके मुताबिक रह सकें। एंड स्पेशली द पेशेंट जो कि कैंसर सर्वाइवर हो उसको तो ये ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप लाहौर में हैं, आप कराची में, आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मशवरा कीजिएगा, इसका क्लिप ले लें और इसकी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर साहब से शेयर करें। रिजवान है लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जी रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। सर आप जी जी हुक्म। जी सर, मैंने ना पूछना था क्या फैटी लीवर और डायबिटीज का कोई कनेक्शन है? जालिम किस्म का, ये कजन्स हैं। क्या फैटी लीवर की वजह से डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज की वजह से फैटी लीवर हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है जी डॉक्टर साहब। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज़ की वजह से फैटी लीवर तो होता है, जैसे आपने बताया कि ये नॉर्मल है, और ये जो हम फैटी लीवर की स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो ये फैटी लिवर इनिशियल स्टेजेस में, ये बाद में फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये फाइब्रोसिस की स्टेजेस पे है तो इधर ये रिवर्सिबल है, अगर हमने इधर इंटरवीन नहीं किया तो ये सिरोसिस में चला जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली यही सिरोसिस लिवर कैंसर का बायस बन सकता है। तो ये स्टेजेस हैं, फैटी लिवर की इनिशियल स्टेजेस, फिर फाइब्रोसिस, फिर फाइब्रोस प्रोग्रेस करके सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और फिर लिवर कैंसर का भी बायस बनता है। जो उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी को सिरोसिस है या एडवांस लिवर डिजीज़ है तो उससे हम कहते हैं हेपेटोजीनस डायबिटीज़, कि लिवर की वजह से डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि लिवर में ही आपकी जो ग्लूकोज है वो स्टोर होती है, ठीक है, और अगर अब लिवर ही काम नहीं कर रहा तो फिर डायबिटीज़ का
रिस्क। इसका मतलब दोनों आपस में हो सकते हैं, फैटी लिवर की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकती है और डायबिटीज़ की वजह से बिल्कुल ऐसा। फैटी लिवर, आप जब कहते हैं इनिशियल स्टेजेस, इससे क्या मतलब है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4-5 स्टेजेस होती हैं कोई? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्मल ट्रेंड ये है कि लोग अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, और उसमें वो कहते हैं जी फैटी लिवर है। ये नॉर्मल रिपोर्टिंग है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है। हमें एक्चुअली इसके लिए स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड है जिसको हम एलास्टोग्राफी शेयर वेव अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें हमें प्रॉपर स्टेजिंग का पता लगता है किस स्टेज पे लिवर की फाइब्रोसिस है, और उस स्टेजिंग के मुताबिक हम इनको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अगर तो ये अर्लियर स्टेज पे है तो ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, ये इसकी अच्छी बात है। और अगर अल्लाह ना करे ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर इसमें हम रिवर्सल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आमतौर पे साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट को। वो समझ रहा होता है कि मुझे डायबिटीज़ है तो शुगर लो हो रही है, लेकिन वो हार्ट अटैक होता है। ये साइलेंट हार्ट अटैक पेशेंट्स को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डायबिटीज़ की वजह से जैसे कि आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन, नर्व्स, हर चीज़ डैमेज होती हैं। इसलिए जो नॉर्मल चेस्ट पेन है, जो कि हार्ट डिजीज़ का एक कॉमन सिम्टम्स है कि आपके सेंट्रल चेस्ट पेन होती है, वो लेफ्ट आर्म में आती है, वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उनको नहीं होती? पॉसिबिलिटी है कि ना हो भी सकती है, अच्छा, और नहीं भी हो सकती। ठीक है। और इसलिए हमने बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन पेशेंट में अगर इनको कोई भी सिम्टम्स है, क्योंकि जो हार्ट अटैक है वो सिर्फ चेस्ट पेन की नहीं। आप देखें, अगर किसी को स्टमक में एपिगैस्ट्रिक पेन है, मैदे वाली जगह पे, तो वो भी एक डायबिटीज हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उनको ये अपनी एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, हार्ट की भी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इनके जो डायबिटीज़ के साथ दूसरी चीज़ें लिंक्ड हैं, जैसे कि इनका कोलेस्ट्रॉल, क्या इनका LDL लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका टारगेट अचीव है, या इनका ब्लड प्रेशर, उसके क्या हालात हैं, फिर उनके सिम्टम्स कैसे हैं। अगर उनको थोड़ी सी एग्जर्शन से हल्की फुल्की चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है तो हमें डेफिनेटली उनके फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। एहसन है हमारे साथ मुल्तान से। जी एहसन, अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल साहब, आपको और डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। सर, मैं 20 मिनट से कॉल पे होल्ड पे था तो अब मेरा राब्ता हुआ है। सर, मैं 5 साल से ना शुगर के मर्ज में मुब्तला हूँ और मैं सुबह डियाम्पा 12.5/1000 लेता हूँ और इंसुलिन लेता हूँ 28, और शाम को 18 डोज है मेरी, और मैं रोविस्टा और गाबिका ये टैबलेट लेता हूँ। तो सर, रमज़ान शरीफ और टेरिया वर्मिट भी लेता हूँ सर रात को ना। सर, रमज़ान शरीफ के बाद 2 चीज़ें मुझे सर बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। एक तो सर ये है कि मैं जो है ना, मकसद है कि मीठे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सक रहा। टेबलेट भी इस्तेमाल करता हूँ, इंसुलिन भी ले रहा हूँ, लेकिन इतनी कमज़ोरी सी महसूस होती है नकाहत के 1 कप चाय पीऊँ तो फ्रेश हो जाता हूँ बिल्कुल आपकी तरह। तो दूसरा सर ये है कि वॉक भी करता हूँ। वॉक की ये सूरत याद है सर कि अगर दिल बिल्कुल नहीं करता वॉक करने को, लेकिन अगर करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 5 किलोमीटर करता हूँ। तो तीसरा सर ये पेश आ रही है मुझे जो सबसे ज्यादा आजकल महसूस है। शुरू में आपने बात की कि पाँव सुन रहते हैं और सुइयां चुभती हैं, ये आजकल बहुत ज्यादा सर फेस करना पड़ रहा है। इसका अगर कोई मुझे, इसके टेबलेट वैसे मैं वो इस्तेमाल करता हूँ, पहले हाइलिन थी, अब डॉक्टर बिलाल असगर साहब हैं बुच हॉस्पिटल मुल्तान में, उन्होंने गाबिका की शुरू करवाई हुई है सर। कोई सवाल तो नहीं पूछना डॉक्टर साहब? इनके ब्लड टेस्ट हुए हुए हैं? ब्लड टेस्ट किए हुए हैं आप लोग अपने? जी सर, ब्लड टेस्ट हुए हुए मेरे सर। ब्लड टेस्ट में आपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक किया होगा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो ठीक रिपोर्टें हैं? सर, रिपोर्टें पड़ी हुई है मेरे पास। एक का था सर 10.5 आया था, वो अब जहन में नहीं आ रहा। HB1C होगा जी, ऐसी हाँ जी। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा है यार, 10.5 बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है आपकी। जी सर, वो मैंने बताया ना कि मैंने सच बोला आपको सर कि मैं चीनी वाली चाय पीऊं तो मुझे सुकून आता है, अदरवाइज घबराहट और नकाहत महसूस होना शुरू हो जाती है। यार ये क्रेविंग होती है आमतौर पे लोगों को ना मीठे की। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन 10.5 HB1C जो है ना, ये डेंजर जोन है।
डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए इनको? मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इनकी मेडिसिन में अगर हम देखें कि ये जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है वो 2 ले रहे हैं, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन। उसकी पूरी डोज नहीं ले रहे लेकिन वो ले रहे हैं। और उसके साथ ये इंसुलिन ले रहे हैं जी। अब एक तो ये हम कर सकते हैं कि जो ये मेटफॉर्मिन की डोज को हम बढ़ा दें, जिसको 1000 मिलीग्राम कर दें, और साथ ये एम्पाग्लिफ्टोजिन ले रहे हैं 12.5 ट्वाइस अ डे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एम्पाग्लिफ्टोजिन SGLT इनहिबिटर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। ठीक है। इनके साथ जो आइडियली इनको GLP-1 एनालॉग हार्मोन्स देने चाहिए ताकि इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाए, क्योंकि ये इंसुलिन यूज़ करते जा रहे हैं, इनका वेट ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है। और फिर इनको डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल नहीं। तो डॉक्टर साहब ये उनका लोकल डॉक्टर वहाँ पर क्यों नहीं सजेस्ट करेगा इनको? आई थिंक इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक पेशेंट जाता भी तो नहीं है ना। हाँ, एक तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है। दूसरी ये भी वजह है कि जो GLP-1 एनालॉग्स है उसका सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ये मेडिसिन ना लें, आंखें ख़राब हो जाएंगी, आपको कैंसर का रिस्क है, और सो मैनी थिंग्स। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और इस वजह से लोग भी ये प्रिस्क्राइब करने से घबराते हैं। हालांकि इस मेडिसिन का कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कि जो लोग GLP-1 एनालॉग हार्मोन्स पे हैं उनका हार्ट डिजीज़ का रिस्क 24% कम हो जाता है और उनको किडनी डिजीज़ भी, उनकी जो उसकी डिटोरिएशन है वो भी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल जल्दी से आपने इस बात का जवाब दे देना है। आमतौर पे बहुत से हर्बल्स ऐसी मेडिसिन हैं जिनके फेसबुक पे ऐड चल रही होती हैं कि ये आप खाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा डायबिटीज़, ये पॉसिबल है? देखिए डायबिटीज़ रिवर्सल या रिमिशन पॉसिबल है। हर्बल का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका पता ही नहीं है, लेकिन अगर किसी पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, उसको न्यू डायग्नोसिस है, तो अगर उन्हें 10% वेट लॉस कर लिया तो वो डायबिटीज़ रिमिशन में जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो किसी मेडिसिन पे भी नहीं है और उनका HbA1c 6.5 से कम है, कम होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ कि डॉक्टर अली रज़ा नकवी जो है वो हमारे परमानेंट मेहमान इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनेंगे। मैं इस पे वैसे इनको ज़ोर भी लगाऊंगा ज़रूर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये बात जो है ना मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो हर्बल मेडिसिन हैं ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं होती और आमतौर पे लोग कहते हैं ये FDA अप्रूव्ड है। बिल्कुल गलत बात कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि इनका जो असर है वो आपकी गुर्दों पे किस तरह पड़ रहा है, वो कितना नेगेटिव या पॉजिटिव पड़ रहा है, कोई रिसर्च नहीं है इस पे। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही एहतियात से या ना इस्तेमाल करना ज़्यादा सेफ़ होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी कोई दवाई आपने नहीं लेनी। अली रज़ा नकवी साहब का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।